सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल भी होंगे और ध्यान पूर्वक पढ़ने व समझने के लिए तैयार भी होंगे। तो आज हम जो विषय करने जा रहे हैं उससे करने से पहले यहाँ मैं अपनी वाणी को कुछ विराम देती हूँ। तब तक आप अपनी व्याकरण का पृष्ठ नंबर 169 खोलें। हाँ, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। तो आओ बच्चों, अब हम देखेंगे कि विराम चिन्ह आखिरकार क्या होते हैं और इनकी भाषा में क्या आवश्यकता होती है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है उसमें विराम चिन्ह की परिभाषा एवं विराम चिन्ह के प्रकार दिए गए हैं। विराम चिन्ह किससे कहते हैं? भाषा को लिखते समय वाक्य में अलग अलग स्थानों पर रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम भाषा को लिखते हैं, जब भी वाक्य को हम लिखते हैं तो अलग अलग स्थानों पर रुकने की प्रक्रिया जो है वो क्या करती है, वाक्य को स्पष्ट कर देती है और उसके अंदर भाव जो है भावों को भर देती है और वाक्य जो है वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है। इसलिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है बच्चों उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह के 13 प्रकार हैं जिनके बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। इससे पहले जो है आप अपनी पुस्तिका में दी हुई एक जो है उदाहरण उसको देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार जो विराम चिन्ह है वह भाषा के रूप को या भाषा के अर्थ को बदल देने में समर्थ होता है। देखिए, राम को रोको, इसके बाद जो है अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मत जाने दो के बाद पूर्ण विराम दिया गया। अगर हम देखें तो इस वाक्य का मतलब क्या निकलेगा कि राम को रोक लो, उसको जाने मत दो। और यही जो है शब्दों के साथ अल्प विराम के स्थान में हमने परिवर्तन कर दिया और दूसरे वाक्य में हम देखेंगे कि इसमें अंतर क्या आता है, वाक्य के अर्थ में क्या परिवर्तन आता है। राम को रोको मत, अल्प विराम, जाने दो, पूर्ण विराम। यहाँ पर जो है वाक्य में हम क्या कह रहे हैं कि राम को रोकने की जरूरत नहीं है, जाने दो, उसको जाने दो। अब एक जगह जो है वहां पर ये वाक्य एक ही है, लेकिन इस वाक्य में सिर्फ अल्प विराम का स्थान जो है वो बदलने की वजह से दोनों के ही अर्थ में जो है परिवर्तन आ गया है। पहले वाक्य में इसका अर्थ ये निकल रहा है कि राम को रोको, उसको ना जाने दो, और दूसरे में जो है इसका अर्थ क्या निकलता है कि उसको रोको मत बल्कि उसको जाने दो। अब हम बात करेंगे बच्चों विराम चिन्ह के प्रकार कि विराम चिन्ह जो है किस प्रकार भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पूर्ण विराम की। किसी भी वाक्य को समाप्त करने के लिए विराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर वाक्य हमारा खत्म होता है वहां पर हमारा पूर्ण विराम जो है वो लगता है। लेकिन जहाँ पर विस्मयादिबोधक या प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं वहां पर पूर्ण विराम का अंत में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पूर्ण विराम का उदाहरण क्या है, महात्मा गांधी ने सदा ही दलितों के हितों के लिए कार्य किया। यहाँ पर हमारा जो है ये वाक्य खत्म हो रहा है तो हमने यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया। दूसरा है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किया जाए उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार, क्या महात्मा गांधी कभी विदेश यात्रा पर गए थे? यहाँ मैंने प्रश्न पूछा है, मुझे नहीं पता कि वो गए थे या नहीं। मैंने पूछा है कि क्या महात्मा गांधी कभी विदेश यात्रा पर गए थे, तो अंत में मैंने इसके प्रश्न सूचक का जो है प्रयोग किया। तीसरा है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। जब वाक्य में हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि जैसे भाव निहित हो तब विस्मय प्रकट करने वाले शब्द के आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, हाय रेल दुर्घटना में 100 से भी अधिक लोग घायल हो गए। कि यहाँ पर क्या है, हाय जो है ये दुख का भाव है। ठीक है, हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई है, रेल दुर्घटना हुई जिसमें
100 से भी अधिक लोग घायल हो गए। तो ये एक बुरी खबर है जिसको सुनकर क्या हुआ, हाय मुंह से निकला। हाय क्या है, हाय दुख का प्रतीक। ठीक है, तो हाय के बाद हमने क्या लगाया, विस्मय सूचक चिन्ह लगाया। चौथा है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ थोड़ा रुकना। इसका प्रयोग वाक्य में समान महत्व वाले शब्दों को अलग अलग करने में, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों या पदों में अलगाव दिखाने के लिए होता है, कि उसको अलग करने के लिए होता है। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण में हम देखेंगे, वह सुगढ़ कोमा सुंदर वो सुशील कन्या है। वह सुगढ़, सुगढ़ के बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, उसके बाद सुंदर व सुशील कन्या है, क्योंकि यहाँ पर सुगढ़ के बाद हमने थोड़ा सा जो है हम रुके हैं, इसीलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ। पांचवा है हमारा अर्धविराम, जहाँ वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर रुकना होता है। यहाँ पर अल्प विराम में हम जो है कम रुकते हैं, कम देरी के लिए, लेकिन अर्धविराम में उससे थोड़ा सा समय जो है वो अधिक लगता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार उदाहरण है, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु। अब परिश्रम ही जीवन है के बाद अर्धविराम का प्रयोग होगा, आलस्य मृत्यु, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समय जो है हमारा अल्प विराम से अधिक लगा है, और अंत में पूर्ण विराम। छठा है हमारा उपविराम, जहाँ एक ही वाक्य में एक पद को दूसरे पद के शीर्षक की तरह प्रयोग करके लिखा जाता है, वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम उदाहरण में क्या देखते हैं, विज्ञान उपविराम वरदान या अभिशाप। अब यहाँ पर बात जो है विज्ञान की ही होगी, वरदान या अभिशाप ये आगे बात की जाएगी, लेकिन बात किसकी हो रही है, यहाँ पर विज्ञान की ही हो रही है। तो क्या है, इसमें एक पद को दूसरे पद के शीर्षक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बच्चों हमारा सातवां निर्दर्शक चिन्ह। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या संवाद बोलने वाले के नाम के बाद उसका संवाद लिखना हो या कोई उदाहरण देना हो, तो वाक्य को स्पष्ट करने के लिए निर्दर्शक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम संवाद में करते हैं कि किसी का नाम दिया और उसके बाद वो जो हम वाक्य लिखते हैं उसका अर्थ ये होता है कि जिसका नाम है वही इस वाक्य को बोल रहा है। जिस प्रकार आप उदाहरण देखेंगे, श्याम मैं एक अध्यापक हूँ। श्याम क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं एक अध्यापक हूँ। ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये श्याम के द्वारा कही गई। श्याम के बाद हमने क्या किया, निर्दर्शक चिन्ह का प्रयोग किया। आठवां है हमारा विवरण चिन्ह। जब किसी विषय का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किसी चीज को जो है उसको विस्तार पूर्वक लिखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण से स्पष्ट होगा, चलचित्र में होने वाले लाभ व हानियां निम्नलिखित हैं। इसके बाद हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया, क्योंकि जो लाभ और हानियां हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अगली पंक्ति में लिखना शुरू करेंगे। नौवां है बच्चों हमारा योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थ या विपरीतार्थक शब्द युग्म के बीच में किया जाता है। जिस प्रकार काला गोरा, राधे राधे, माता पिता, भाई बहन, जहाँ समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 10वां है हमारा बच्चों लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम शब्द को जो है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है, छोटे लाघव रूप में, छोटे रूप में जब हम लिखते हैं, हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम लाघव रूप में लिखते हैं, तो उसके साथ हम इन चिन्हों का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर को हम लिखते हैं डॉ, ठीक है, उसी प्रकार जो है हम इंजीनियर को ई लिख देते हैं बड़ी ई के साथ लिखकर, और साथ में उसके जो है ऐसा छोटा जो है बिंदु जैसा चिन्ह लगा देते हैं। ये है हमारा लाघव चिन्ह। 11वां है हमारा उद्धरण चिन्ह, जिसमें जो है इकहरे उद्धरण चिन्ह भी होते हैं और दोहरे उद्धरण चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के उपनाम के लिए, कविता के लिए
लेख या पुस्तक के शीर्षक के लिए किया जाता है। ठीक है। और जो दोहरे उद्धरण चिन्ह होते हैं उसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से जो है लिखने के लिए किया जाता है। कहने का भाव ये है, जब किसी व्यक्ति की बात को हम हूबहू वैसे ही लिख देते हैं, उसमें बिना किसी परिवर्तन को किए हम उसको लिख देते हैं, तब हमारे जो है दोहरे उद्धरण चिन्ह जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। एक खेरे उद्धरण चिन्ह का जो है उदाहरण क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जो है उसका उपनाम है, तो उपनाम को हमने क्या किया? खेरे उद्धरण चिन्ह में जो है प्रयोग किया। और दूसरा हमारा उदाहरण जो है वो है दोहरे उद्धरण चिन्ह। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। अब जय जवान जय किसान ये एक नारा था जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो उनके नारे को हमने एज इट इज, जैसे उन्होंने बोला, जो उनके शब्द थे उनको हमने वैसे ही लिखा। तो यहाँ पर इन शब्दों को हम किसमें लेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह में लेंगे। 12वां है हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में कुछ विशेष सूचना देनी हो या उस सूचना के मुख्य वाक्य का, ये जो है सूचना के मुख्य वाक्य का अंग नहीं होता। इसमें क्या है बच्चों, जो हमें सूचना देनी है उसको हम आसान रूप में, सरल रूप में जो है स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार वह बहुत ही सुगढ़। अब सुगढ़ जो है, सुगढ़ का अर्थ जो है हमने उसको किस में दिया? कोष्ठक में। सुगढ़ का अर्थ यहाँ क्या दिया गया है? किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह से करने वाली महिला है। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि वह बहुत ही सुगढ़। अब सुगढ़ के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमने कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया है। कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द को सरल रूप में स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। 13वां हमारा है बच्चों हंसपद चिन्ह। जब लिखते समय किसी वाक्य में कोई शब्द लिखना छूट जाता है, तब छूटा हुआ शब्द उस पंक्ति में लिखकर ये चिन्ह लगा दिया जाता है। इसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, या इसे हंसपद कहते हैं, या इसे त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। कभी कभी लिखते समय क्या होता है कि लिखते समय हम कोई शब्द जो है बीच में से छोड़ देते हैं, कोई शब्द हमसे छूट जाता है लिखना, तब हम क्या करते हैं, जहाँ उस शब्द का प्रयोग हमने करना था उसी जगह पर हम हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह को लगाते हैं और ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। तो पढ़ने वाला क्या करता है? त्रुटिपूर्वक चिन्ह की जगह जो त्रुटि रह गई, जो ऊपर लिखा गया, उसको पढ़ते हुए उस वाक्य को शुद्ध कर देता है। इस प्रकार यहाँ उदाहरण देखेंगे। चित्र बनाने लिए रंगों की आवश्यकता है। चित्र बनाने के, अब के को हमने यहाँ पर जो है के हमसे छूट गया, हमने नहीं लिखा, तो ये वाक्य अधूरा। लेकिन जब चित्र बनाने के बाद हमने हंसपद चिन्ह लगाया और उसके बाद हमने के लिखा, तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। ये एक शुद्ध वाक्य बन गया कि चित्र बनाने के लिए रंगों की आवश्यकता है। इस प्रकार बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपने इसको एक बार अपनी पुस्तिका में से फिर भी अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात आपने इसका जो अभ्यास कार्य है उसको स्वयं ही जो है करने की कोशिश करनी है। इसकी आंसर की जो है आपको भेजी जाएगी, पर उससे पहले प्रयत्न आपकी तरफ से होना चाहिए कि आप इसको करके देखेंगे कि आपको ये कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। ठीक है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।